बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौली इक्वेशंस। तो बर्नौली इक्वेशंस हमें क्या बताती है? बेसिकली आपका बर्नौली इक्वेशन तीन चीज़ों के दरमियान रिलेशन है। वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? एक आपके पास हाइट है, एक आपके पास प्रेशर है, एक आपके पास वेलोसिटी है। तो बर्नौली इक्वेशन हमें ये बताती है कि जब आपकी हाइट चेंज होगी तब क्या होगा, जब आपका प्रेशर चेंज होगा तब क्या होगा, जब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो तब क्या होगा। यानी तीन चीज़ों के दरमियान हमें ये रिलेशन बताती है। तो एक बात यह है कि जब भी हम बर्नौली इक्वेशन में फ्लूइड लेते हैं वो आपका आइडियल फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? उसकी तीन चार टाइप्स होती हैं। वो कौन सी हैं कि आपके पास इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, लाइमर फ्लो करे और आपका जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, इसका मतलब ये है कि जब आप उसको रोटेट करें तो वो रोटेट ना करे। ठीक है, जब आप उसको रोटेट करें तो वो रोटेट ना करे। ये हमारे पास इसकी तीन चार टाइप होती हैं। अगर वो इन तीन चार टाइप से पूरा उतर जाए तो वो हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड होता है। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो वो क्या कहता है? कहता है द सम ऑफ द प्रेशर, आपका सम ऑफ द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of an incompressible non-viscous flowing in a steady state is constant at each point along a streamline। अब इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि मान लीजिए कि आपके दो डेफिनेशन के क्या है, पॉइंट्स हैं। एक तो यहाँ से लेकर वो यहाँ तक इसकी बात कर रहा है, वो आपके पास आइडियल फ्लू की बात करता है कि इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस हो, स्टेडी स्टेट हो उसकी। तो दूसरा पॉइंट हमें पर ये है, कहता है कि आपका जो फ्लूइड होना चाहिए वो सम प्रेशर का होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये इसमें कहा है कि आपके पास आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, इज कांस्टेंट, उनका रिलेशन हमेशा कांस्टेंट होगा एट ईच पॉइंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। अगर वो फ्लो करे एक स्ट्रीम लाइन में तो उनका कांस्टेंट हमेशा ईच पॉइंट पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ईच पॉइंट पर उनका जो सम है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि सम ऑफ प्रेशर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस चीज का क्या मतलब है? तो हमारे पास जी काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है, वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, आपके पास मास आ गया, यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम आ गया, v² आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि आपकी जो डेंसिटी होती है वो पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका किसके बराबर है? वो डेंसिटी के बराबर है। और साथ आपके क्या आ जाएगा? v² आ जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके बराबर आ गई? 1/2 डेंसिटी और वेलोसिटी का स्केल। तो ये देख लें, ये हमारे पास क्या आ गई? मास पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगी? वो भी ये आएगी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है mgh। तो क्या करें, आप पोटेंशियल एनर्जी को, मास को इसके साथ डिवाइड कर दें, मास को आप डिवाइड कर दें अपना वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास GH आ जाएगा और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये हमारे पास किसके बराबर होती है? डेंसिटी के। ये हमारे पास GH आई। ठीक है, तो हमने देखा कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई? हमारे पास ρgh के बराबर आ गई। लेकिन यहाँ तो उसने बात की है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, जब v से यहाँ डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर भी तो डिवाइड करना था ना। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपकी इसके बराबर आ गई। इस तरह आप v पर यहाँ पर आपने डिवाइड किया तो पोटेंशियल एनर्जी से भी आपको v पर डिवाइड करना चाहिए था, क्योंकि डिवाइड दोनों साइड पर होगा। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसके बराबर आ गई और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसके बराबर आ गई। तो वो यही तो बात कर रहा था कि सम ऑफ द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो जी आप कांस्टेंट ये कैसे रहेंगे, हमें क्या पता कि ये कैसे कांस्टेंट है। तो आप क्या कर लें जी, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसकी लगा लेते हैं हाइट आपकी कांस्टेंट है। पहले तो बात की जाए कि इन तीनों में कांस्टेंट कौन सी चीज है। इसका मतलब
पहले हमारे पास 1/2 एक क्वांटिटी है, वो भी कांस्टेंट है। ये हमारे पास डेंसिटी है, ये भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी हमारे पास एक वेरिएबल है, एक प्रेशर वेरिएबल है, और यहाँ पर भी आपकी क्या है, ये डेंसिटी है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पर आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहाँ पर आपकी क्या है, हाइट है ये। तो माना कि आपकी जो बर्नौली इक्वेशन है 3 चीजों पे डिपेंड करती है। वो कौन सी 3 चीजें? एक तो आपके पास आ गया प्रेशर, एक आपके पास प्रेशर आ गया जी, दूसरा आपके पास आ गया वेलोसिटी, और तीसरा आपके पास आ गया हाइट। तो यही तो मैंने कहा था कि 3 चीजों पर डिपेंड करेगी, हाइट, वॉल्यूम, प्रेशर। ठीक है, तो ये हमेशा आपका कांस्टेंट होगा। इसकी हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप हाइट को रख रहे हैं कांस्टेंट, आपके पास 10 हाइट है। अब वेलोसिटी आपने कुछ ना कुछ फर्क की तो आपकी वेलोसिटी 30 आ गई, ये 20 आ गई। ठीक है, 20 आ गई। ये मान लीजिए कि आपके पास 10 है, ये मान लीजिए आपके पास 40 है, सॉरी ये मान लीजिए आपके पास 30 है। तो 30 और 10 आपके पास 40, 40 और 10 आपके पास 50। ठीक है, इसी तरह आपके पास फिर आप ले लें, आप प्रेशर ले लें 20, ये आप 10 ले लें, हाइट आपकी 10 ही आएगी, फिर आपके पास 50 आ गया। ये आप 15 ले लें, ये भी आप 15 ले लें, ये आपकी हाइट आपकी 10, फिर भी आपके पास क्या है, 50 आया। तो हमने क्या देखा कि आपने हाइट को कांस्टेंट रखा, तो जब आपने वेलोसिटी इंक्रीज की तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, और जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन जब आपने प्रेशर और वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा एट अ सेम टाइम, तो तब भी आपकी हमेशा इनका सम क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। क्या आएगा, सम इनका कांस्टेंट ही आएगा। ये हमने एग्जांपल की मदद से भी देख लिया। ठीक है, कि जब आप वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे प्रेशर में डिक्रीज आएगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा एट अ सेम हाइट पर। तो ये हमने एक एग्जांपल से भी सीख लिया। आप इसको रियलिटी में चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप 2 गुब्बारे लें, उनको एक थ्रेड की मदद से बांधें, सेम हाइट पर लेकर जाएं। तो आपने क्या करना है जी, आपने उसमें से फूंक मारनी है, यानी आपने फ्लूइड एयर गुजारनी है। तो जब आप क्या करेंगे, उनमें से फ्लूइड गुजारेंगे, फूंक मारेंगे, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगे। क्यों मैच करेंगे, करके देख लेना, ये हकीकत बात है, रियलिटी है। तो जब आप फूंक मारेंगे तो दोनों गुब्बारे आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। इसका मतलब जब आपने वेलोसिटी इंक्रीज की, जब आपकी स्पीड फ्लूइड की इंक्रीज होगी, तो उसमें प्रेशर डिक्रीज हो गया। जब उन दोनों में प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से आपके दोनों गुब्बारे इनवर्ड मूव कर गए, क्योंकि प्रेशर ज्यादा बाहर था, कम अंदर था। और जब भी कोई फ्लूइड में प्रेशर की, और प्रेशर की ये खसूसियत है या बॉडी की ये खसूसियत है कि कोई भी बॉडी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो अंदर लो प्रेशर था, बाहर ज्यादा प्रेशर था, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से आपके दोनों गुब्बारे आपस में मैच कर गए। तो ये हमने रियलिटी भी देख लिया, नंबरों की मदद से भी एग्जांपल देख ली, वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि बर्नौली इक्वेशंस का हमेशा सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसका मैथमेटिकल रिलेशन प्रूव करने के लिए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक पाइप है, उसकी हाइट h1 है, यहाँ पर उसकी हाइट h2 है। ठीक है, यहाँ पर इसकी h1 है, यहाँ पर h2 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, एरिया A1 है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रेशर P1 है, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी V1 है, एरिया A1 है, प्रेशर यहाँ से यहाँ पर लग रहा है प्रेशर, तो प्रेशर P1 हो गया, वेलोसिटी भी V1 होगी। तो ये हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, हमने कहा कि जब आपका फ्लूइड यहाँ से मूव करेगा तो आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई की। ठीक है, आपने एक फोर्स अप्लाई की, तो जिसकी वजह से वो क्या कर गया, डिस्प्लेस कर गया। ठीक है, वो मान लिया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट AX है। ठीक है, चेंज इन X है। अब दूसरी साइड पर चलते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर आपके पास क्या है जी, एक और क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसका आपने माना कि एरिया A2 है और प्रेशर P2 है। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका हर तरफ से लगता है। जब यहाँ से फ्लूइड पास करेगा तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा,
यहां से पास करेगा तो यहां पर भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरफ है, यहां पर इस तरफ है। तो मान लीजिए कि इसका एरिया A2 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, हाइट H2 है, और जो इसने डिस्प्लेस किया जब आपने फोर्स लगाई वो आपके पास चेंज इन x आ गया। ठीक है, तो हमने इस पिक्चर से समझ लिया कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या देखा है कि आपने वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? आपने देखा कि जब आपका फ्लूइड यहाँ पर था तो फ्लूइड क्या था, मान लीजिए कि रेस्ट में था, लेकिन जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई की, उसने डिस्प्लेस किया यानी उसने वर्क किया, तो आपका वर्क दो चीजों पर यहाँ पर डिपेंड करेगा। किस चीजों पर डिपेंड करेगा? पहली तो बात आपने फोर्स अप्लाई की फ्लूइड पर, फ्लूइड ने डिस्प्लेस किया तो आपका वर्क प्रोड्यूस हुआ। तो आपका वर्क दो चीजों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब आपका फ्लूइड मूव करने लग पड़ा, ठीक है, जब आपका फ्लूइड मूव करने लग पड़ा, या आप ये कह लें कि जब आपका फ्लूइड यहाँ पर था, एक हाइट पर था, उसके पास कौन सी एनर्जी थी? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, वर्क आपने किया, जब वो यहाँ पर था तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। इसी तरह जब वो मूव करके यहाँ पर पहुंचा, तो जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम जानते हैं कि आपकी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन की वजह से होती है। जब वो मूव करके पहुंचा तो उसका मतलब आपके पास उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। यानी आपका वर्क दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करेगा, एक काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कैसे डिपेंड करेगा। आप यहां से भी फ्लूइड को मूव करवा सकते हैं नीचे की तरफ, नीचे को भी अपवर्ड्स मूव करवा सकते हैं, लेकिन जब यहां से आप मूव करवाएंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पहले आएगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पहले आएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया? अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करवाया, तो पहले पाए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, बाद में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इसका मतलब आपका वर्क डन दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि आपका वर्क किस पर डिपेंड करेगा। एक आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, एक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक आपके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क। तो वर्क हम कैसे निकालेंगे जी? हम जानते हैं कि आपका जो वर्क होता है, ये डेफिनेशन का तो हमें पता चल गया, हम इसको थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं। तो हमने देखा कि आपके पास क्या आया जी? वर्क क्या आएगा? वर्क आपके पास, अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात की जाए तो वर्क आपके पास क्या होगा? एफ डी कोस थीटा होगा। ठीक है, हमने देखा कि आपके पास W है, F फोर्स है, D उसका डिस्प्लेसमेंट है, तुम्हारे पास कोस थीटा क्या आएगा जी? क्योंकि आपने जब फोर्स अप्लाई की तो आपके फोर्स अप्लाई की तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ था। आपने फोर्स अप्लाई की फ्लूइड पर, इस तरफ ही फोर्स थी, इस तरफ ही आपने डिस्प्लेसमेंट तब तय किया, तो इसका मतलब दोनों क्या थे? दोनों सेम डायरेक्शन में थे। एंगल आपका क्या आएगा? आपका एंगल आएगा कोस 0। ठीक है, थीटा आपके पास 0 आएगा, और थीटा 0 1 होता है, इसका मतलब कोस 0 आपके पास 1 आएगा। वर्क आपके पास आ गया एफ डी। ठीक है, अब हमारे पास एफ कहां से आएगा? एफ आपकी फोर्स होती है, फोर्स आपकी प्रेशर। प्रेशर किसके बराबर होता है? आपका प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें चाहिए फोर्स। फोर्स की जगह आप ये पुट कर लेंगे, प्रेशर एरिया आ जाएगा, साथ आपकी फोर्स आ जाएगी। आपने ये यहाँ पर पुट कर देना है, आपका वर्क आ गया प्रेशर एरिया, साथ आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आपने डिस्प्लेस कौन सा किया? ये हमारे पास चेंज इन ए एक्स है, तो आप डी की जगह चेंज इन x1 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने डी की जगह क्या लिख लिया जी? चेंज इन x1 लिख लिया, और ये हमारे पास प्रेशर PA आ गया। तो पहला वर्क हमारे पास क्या आ गया? PA आ गया। अब देखा कि ये हमारे पास एरिया है, ये हमारे पास हाइट है, तो जब एरिया को आप हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वॉल्यूम आता है। तो आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास P आ गया, ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। पहला वर्क आपका आ गया PV। ठीक है, अब हम दूसरे की बात की जाए इस पॉइंट बॉटम पॉइंट की तरफ, तो वहां पर हमने क्या करना है? वर्क कैलकुलेट करना है। तो यहां पर भी वर्क आपका एफ डी कोस थीटा आएगा, एफ डी कोस थीटा आएगा। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका वर्क 1 था,
फोर्स 1 थी, डिस्प्लेसमेंट 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये आपका 1 1 लगा ले, ठीक है। अब जब हमने देखा कि वर्क 2 में आपके पास F2 फोर्स है और D2 डिस्प्लेसमेंट है, एंगल कौन सा आएगा, तो हमने देखा कि आपका फ्लूइड इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ का तय कर रहा है ना, फ्लूइड आपका इस तरफ मूव करके गया, यहाँ पर आपका फ्लूइड इस तरफ मूव करके गया, उसने डिस्प्लेस भी इस तरफ किया था। अब हमने यहाँ पर देखा कि आपका फ्लूइड इधर मूव करके गया और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर किया, ठीक है, फ्लूइड इस तरफ मूव करके गया, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, तो एंगल उनके दरमियान क्या आया, एंगल उनके दरमियान 180 आया, ठीक है। तो हमने देखा कि आपका थीटा क्या आएगा, 180 आएगा। तो cos 180 आपके पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, इसका मतलब आपका F2 D2 आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपके पास वर्ग 2F आपके पास क्या है, सेम वही आपके पास प्रेशर आएगा, PA1 आएगा, D आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारे पास चेंज इन x2 आएगा, यहाँ पर 1 था, तो वर्ग आपके पास क्या आ गया, -P आ गया, यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम आ गया, चेंज इन वॉल्यूम लगा लें, चेंज इन वॉल्यूम आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी चेंज इन वॉल्यूम आ गया। तो हमारे पास जी वर्क आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों वर्क को ऐड करते हैं, हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो हमने देखा कि आपके पास वर्क 2 आया, माइनस टोटल वर्क निकालना है, तो आपके पास वर्क 2 आएगा माइनस वर्क 1 आएगा, तो आप वर्क 2 हमारे पास है -P, सॉरी ऐसे लिखना है इसको, वर्क 1 आ गया प्लस वर्क 2 आ गया, ठीक है। वर्क 1 हमारे पास क्या है, P1 चेंज इन V1, इसी तरह आपके पास ये माइनस आएगा, P2 चेंज इन V2 आएगा। हमारे पास कांस्टेंट कौन सी चीज़ है, हमारे पास कांस्टेंट ये वाली चीज़ है, वॉल्यूम तो सेम ही आएगा ना, वॉल्यूम के साथ ऐसे लिख दिया, हमारे पास वॉल्यूम आएगा P1 माइनस P2, ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम आ गया, ठीक है। और अब हम इसको भी, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हमें चाहिए वॉल्यूम, तो डेंसिटी आपकी इधर, वॉल्यूम इधर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मास पर यूनिट डेंसिटी, यानी आप वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा P1 माइनस P2, वॉल्यूम की जगह आपके पास आ जाएगा मास पर यूनिट डेंसिटी। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, वर्क आ गया, मास पर यूनिट डेंसिटी। अब हमने निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो सो सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है जी, यहाँ पर लिख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। आपकी काइनेटिक एनर्जी लगा लें, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके बराबर होगी, 1/2 mvf का स्केयर लगा लें, माइनस 1/2 mv1 का स्केयर लगा लें, यहाँ पर v2 लिख लें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो हमने अब सब वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को वहां पुट कर देना है 1 में। तो हमारे पास वर्क क्या आया, हमारे पास वर्क आया P1 माइनस P2 और साथ इसके क्या आया, मास, और साथ उसके पास मास पर यूनिट डेंसिटी आ गया। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, तो हमारे पास mgh2 माइनस mgh1 आया, साथ आपके काइनेटिक एनर्जी है, वो हमारे पास क्या है, 1/2 mv2 का स्केयर माइनस 1/2 m1v1 का स्केयर आया, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि इन तीनों सारे में से एक चीज कॉमन आ रही है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मास है। इधर से भी मास ले लेंगे तो हमारे पास GH2 आ जाएगा, GH1 आ जाएगा, प्लस आपके पास 1/2 V2 का स्केयर आ जाएगा, माइनस 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा, V1 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। मास, ये वाला मास इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास रिलेशन क्या बचा, P1 माइनस P2, ये इधर आपका जो डेंसिटी है वो इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा रो GH1 माइनस GH, यहाँ पर 2 आएगा, रो GH2 आ गया, इस तरह आपके पास 1/2 रो
V2 का स्केयर माइनस 1/2 रो V1 का स्केयर आ गया। ठीक है, अब हम P1 वाले लहदा लिखते हैं, P2 वाले लहदा लिखते हैं। P1 हमारे पास क्या आया, P1 आ गया, ये वाला इधर माइनस हो रहा था, इधर आके आपके पास प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आया रो GH1 आया। तो आप क्या करें, पहले काइनेटिक एनर्जी को ले आए, काइनेटिक एनर्जी को ले आते हैं हम। तो हम क्या करते हैं जी, हमारे पास आ गया 1/2, ये वाला 1/2 आ गया, रो V1 का स्केयर आ गया, प्लस आपके पास ये वाला ले आए, आपके पास आ जाएगा रो GH1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड पर हम देखेंगे, P2 आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा, रो V2 का स्केयर आ जाएगा, प्लस आपके पास रो GH2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि जो आपका प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट इस साइड पर थी वो ही इस साइड पर होगी, यानी इस साइड वाली और उस साइड वाली दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लाइनर फ्लो कर रहा है, आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जितना इधर है उतना उधर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास P1 1/2 V1 का स्केयर प्लस डेंसिटी GH1 किसके बराबर आ गए, कांस्टेंट के बराबर आ गए। तो यही तो हमें बर्नौली इक्वेशन बताती थी और यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर डाला। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।